तो दोस्तों स्वागत है आपका डे 29 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में जिसे हमने कहा है 150 डेज हार्ड चैलेंज। और इसमें हमने ये बीड़ा उठाया है कि जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, अमेजिंग पीवाईक्यूज, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के एग्जामिनर अपने माइंडसेट के हिसाब से डिजाइन करता है। और इन पीवाईक्यूज के थ्रू हमें एक विंडो मिलती है to basically look inside the mind एंड द थॉट प्रोसेस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर कि वो अपना क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन कर रहा है, राइट। तो इस पे रिसर्च हो रही है, इनके ऑप्शंस पे हम यहाँ पे रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। यू कैन ज्वाइन दिस इनिशिएटिव डेली। आज के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये यूपीएससी के वेरियस जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, राइट, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम एज वेल एज सीएससी एग्जाम्स, पीवाईक्यूज, उनके पीवाईक्यूज यहाँ पे डिस्कस होते हैं, डेली डिस्कस होते हैं। ये अच्छी आपकी एक प्रैक्टिस एज वेल एज रिवीजन की सीरीज हो सकती है। तो ये सीडीएस 2023 के कुछ एक क्वेश्चन है जिनको हम यहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चन है जिनको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जब आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि इन अ थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल्स सच एज ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है फ्यूल्स आर बर्न्ड टू हीट वाटर एंड टर्न इट इनटू स्टीम व्हिच गोज थ्रू अ टरबाइन एंड व्हिच स्पिन्स एंड टर्न्स जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो? अब ये दोनों स्टेटमेंट्स इतनी जेनरिक है कि ये आपके मन में अब डाउट पैदा कर रही है कि यार क्या ये दोनों सही है, क्या कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है स्टेटमेंट के अंदर। है तो बिल्कुल सही, आपने भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। एक्चुअली दोनों चीजें सही है। यहाँ से हमने सीखनी ये बात है, जब भी आपको ऐसी सिंपल स्टेटमेंट्स आए तो अपने आप को वो एक्सेसिव डाउट में नहीं घुमा देना है कि हाँ इसमें से कोई ना कोई तो गलत होगी है। दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, और दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है, राइट। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में यही होता है, जो ऑयल है, राइट, कोल है, नेचुरल गैस है, इनको जलाया जाता है हीट में, हीट के थ्रू वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा और स्टीम बाद में फिर टरबाइन को घुमाएगी। यही तो कॉन्सेप्ट है। एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही मतलब ये एक हलवा क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन। इसको हम इसीलिए ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। अब देखो, सभी को पता है स्टीम का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट, टरबाइन का कॉन्सेप्ट, everybody knows this, but this is the question। ये वो क्वेश्चन है जो कि राइट इस तरीके के क्वेश्चन आप देखेंगे नॉर्मली कहीं दूसरी जगह किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में आपको सिंपल लग सकता है, जब आप पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें से बाहर कैसे करें, राइट। जब आप देखेंगे कि इंडस बेसिन कहाँ पर एक्सटेंड हुआ है, और यही चीजें वो बार बार पीवाईक्यू में पूछ रहा है। 2020 में उन्होंने इंडस रिवर क्वेश्चन, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम पे ये क्वेश्चन पूछा था। सेम क्वेश्चन है, राइट, और सेम कॉन्सेप्ट है। इसी चीज पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। यहाँ बेसिन की वो बात कर रहा है, इंडस रिवर की बात नहीं कर रहा है। बेसिन पूछ रहा है कि इनमें से कहा। डेफिनेटली हमें पता है कि लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, राइट, हिमाचल प्रदेश में भी इंडस रिवर बेसिन, ठीक है, आपके सतलज वगैरह, ठीक है, चेनाब, झेलम एटसेट्रा, भाई ये सब चीजें हिमाचल में भी आपकी बहती है, ठीक है। सतलज पंजाब में भी आपके बह रही है। तो नॉर्मली आप, लेकिन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है वो यहाँ राजस्थान है। आदमी ये सोच भी नहीं पाएगा कि राजस्थान में भी क्या ये बेसिन फैला हुआ है। यस, इंडस रिवर बेसिन की जब बात हो रही है तो याद रखना है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब में इंडस रिवर की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज फैली हुई है और बेसिन इतना बड़ा है, राइट। अब यहाँ से हम आगे देखेंगे, स्टडी करेंगे इंडस रिवर बेसिन को भी, राइट, कि कौन कौन सी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो आपको याद रखनी है। लेकिन उससे पहले देखो, सेम क्वेश्चन इन्होंने 2020 में पूछा, लगभग सिमिलर इफेक्ट में। यहाँ डिस्क्रिप्शन दी कि इंडस रिवर सिस्टम में चार रिवर्स में से, इन चार रिवर्स में से 3 ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम विच जॉइंस इंडस डायरेक्ट। वो कौन सी रिवर है इन चार में से जो इंडस को डायरेक्ट ज्वाइन कर रही है। समझ रहे हो? दिस इज द कंफ्यूजिंग पार्ट। यहाँ पे आदमी हो जाता है भैया कंफ्यूज, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है। पहले तो ये ही, इसी बात में आदमी खजल हो जाता है कि झेलम चेनाब में घुस रही है या चेनाब झेलम में जा रही है। जब आप यहाँ सिस्टम को देखेंगे, इंडस रिवर सिस्टम को देखेंगे, आम आदमी आम आदमी देखिए यहाँ पर यही सोचेगा कि झेलम ऊपर से आ रही है और चेनाब इधर से आ रही है। तो हमारी विजुअल मेमोरी हमेशा इसी चीज को लेती है कि हाँ चेनाब झेलम में घुस रही होगी। एक्चुअल में बात डिफरेंट है। चेनाब यहाँ से आ रही है, ऊपर से झेलम आ रही है, ये चेनाब में एंटर करती है। चेनाब आगे, चेनाब में फिर यहाँ पे रावी भी एंटर करेगी। चेनाब आगे चल करके सतलज में एंटर करेगी, यहाँ बनेगा पंचनद।
और फिर ये आगे इंडस में मिलेगी। सो सतलज इज द रिवर। इतना इजी ये क्वेश्चन था, प्री में पूछा गया है 2021 में। सतलज वो नदी है जो डायरेक्ट जा करके इंडस रिवर में जो है ज्वाइन कर रही है। ये मैंने खुद ये क्वेश्चन, समझ रहे हो? इसीलिए इन चीजों के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। यहाँ से आप मुझे थोड़ी रिसर्च करके मुझे ये बताएंगे कि वो कौन सी रिवर है जिन्हें कि तिब्बत में लांगचेन खाम्बा कहते हैं, नंबर वन। राइट। नंबर दो, ये सतलज रिवर जब यहाँ हिमाचल में एंटर कर रही है तो कौन से पास के थ्रू एंटर कर रही है, इस पास का नाम आप मुझे बताएंगे। और कौन से ग्लेशियर से ये निकल रही है, दोनों इंडस रिवर और सतलज रिवर कौन से ग्लेशियर से निकल रही है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम जरूर कवर करेंगे, क्योंकि कुछ एक डैम है इंडस। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसलिए क्योंकि इंडिया ने 2007 के बाद अब पहली बार एक बार ऑफिशियली पाकिस्तान को बता दिया है कि वी वांट टू रिवाइज इंडस वाटर ट्रीटी। ये रिसेंटली हुआ है, हमने एक ऑफिशियल कम्युनिक भेजा पाकिस्तान को कि वी वांट टू रिवाइज द इंडस वाटर ट्रीटी। ये ट्रीटी एक डिसप्रोपोर्शनेट ट्रीटी है, क्योंकि इंडिया को इसमें सिर्फ अराउंड 20% पानी मिल रहा है, पाकिस्तान को अराउंड 80%। अब इसमें भी पाकिस्तान को जो ये वेस्टर्न रिवर मिली है, राइट, इंडस हो गया, ठीक है, इंडस हो गया, आपकी झेलम हो गया और चेनाब हो गया, ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इन वेस्टर्न रिवर का जो पानी है वो पाकिस्तान को मिला है। लेकिन इन वेस्टर्न रिवर्स में भी इंडिया को अलाउ किया गया है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने का। समझ रहे हो? ये ऐसे रिवर प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें डैम नहीं बनते हैं, बस पानी का जो नेचुरल फ्लो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब ऐसे ही रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इंडिया ने कई सारे बनाए हैं। फॉर एग्जांपल किशन गंगा, ठीक है, ये किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये झेलम रिवर पे है। ऐसे ही यहाँ पे दुल हस्ती, ठीक है, दुल हस्ती, ये चीजें आपकी क्वेश्चन में आ सकती है। चेनाब रिवर पे बन रहा है दुल हस्ती, ठीक है, और पकल दुल, ये भी आपके चेनाब रिवर पे बन रहा है, पकल दुल। ये कुछ एक डैम के नाम आपने याद रखने हैं, ये रिसेंटली न्यूज में थे। अब इन सारे डैम्स को पाकिस्तान चैलेंज कर रहा है, इसीलिए ये न्यूज में थे। यहां से आपको ये एक अच्छी रिसर्च करनी है, नंबर वन, राइट, ये एक चीज हो गई, राइट। सो दिस इज अबाउट योर इंडस रिवर सिस्टम, राइट। अब देखो, इंडस रिवर सिस्टम की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज थी वो हमने अभी अभी के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर दिया है, क्योंकि इसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी था कि कौन सी रिवर में आपकी गिर रही है। जो बाकी छोटी रिवर है, देखो मैपिंग में बहुत टाइम लगता है, अगर यहाँ पे सीधे एकदम से मैपिंग कर देंगे, ठीक है, उसका उतना इफेक्ट अच्छा नहीं रहेगा। मैपिंग में टाइम तो लगता है, राइट। तो अभी के लिए कम से कम इतना जान लो कि भैया ये जो चेनाब रिवर है यहाँ, ठीक है, रोहतांग के पास से चेनाब रिवर आपकी निकल रही है और ये यहाँ सतलज में घुस रही है, ठीक है, ये सतलज आ गई, चेनाब रिवर सतलज में घुस रही है। ये दोनों को कम से कम यहाँ पे याद रख लेना है। बाकी आपकी रावी भी यहाँ आ रही है, ठीक है, ब्यास यहाँ आ रही है, समझ रहे हो, ब्यास यहाँ सतलज में मिल रही है, और ऊपर आपके, ठीक है, ऊपर से आपके यहाँ झेलम रिवर आ रही है, ये चेनाब में मिल रही है। और दिस इज द इंडस रिवर, ये आपकी इंडस रिवर है, और ये यहाँ पाकिस्तान में सतलज के साथ मिलती है। ये मोटा माटी आपका इंडस रिवर का सिस्टम हो गया। अब इसके अंदर, ठीक है, देर आर सो मेनी अदर रिवर्स, फॉर एग्जांपल आपके गिलगित रिवर हो गया, ऊपर से श्योक रिवर आ रही है, श्योक रिवर पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, 2021 में क्वेश्चन पूछा था। लेकिन ये ब्रॉड मैपिंग के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस पे 15-20 मिनट की वीडियो बन जाएगी, अदरवाइज ये फिर बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कवर नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज अबाउट योर इंडस रिवर सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और यूपीएससी जरूर इसमें कंफ्यूज हुआ होगा। उन्होंने पूछा है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब अगेन मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि पॉलिटी के लिए अगर आपको क्वेश्चन, सबसे अच्छे क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिलेंगे वो सीडीएस एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली मैंने सीडीएस का ट्रेंड ये देखा है कि वहां पर वो सीएससी की तरह सिंपल चीजें नहीं देते हैं कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, नो, वो आपसे मोस्टली आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट टाइप की पूछी जाएगी, और स्टेटमेंट्स ऐसी आपको लगेगा कि ये सारी करेक्ट है या फिर इसमें मोर देन 2 इनकरेक्ट है, समझ रहे हो? देखो, जैसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर। सेकंड स्टेटमेंट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तीसरा, कि द पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट।
अब जिसने भी पढ़ा होगा अटॉर्नी जनरल के बारे में, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वगैरह के बारे में, उन्हें मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल का जिक्र करता है। कौन से आर्टिकल में, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द चीफ लीगल एडवाइजर। सेकेंड थिंग इज दैट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया is the constitutional post, but Solicitor General of India is not mentioned anywhere in the Constitution. So incorrect statement, most incorrect is this. लेकिन फिर अगेन वर्ड के साथ यहाँ पे अब यूपीएससी ने इसकी इंटरप्रिटेशन पता नहीं कैसे की होगी। चीफ लीगल एडवाइजर इज योर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट द एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का लीगल एडवाइजर इज सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से अपनी लीगल एडवाइस लेता है, अटॉर्नी जनरल से नहीं। अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। So this statement is also incorrect, but most incorrect is this one, राइट। इस तरीके से वो आपको कंफ्यूजन में डालता है। अब यहाँ पे आपको बस ये इस चीज में कंफ्यूजन में नहीं आना है कि हाँ स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, 2 भी इनकरेक्ट है। भाई जब आपको गोला लगाना है वो लगाओ जो मोस्ट प्रोबेबल है और जो मोस्ट सर्टेन है। मोस्ट सर्टेन इज दिस। अब दिस इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन की हाउ डज यूपीएससी इंटरप्रेट दिस चीफ वर्ड, राइट। अब यहाँ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीजें हम जानेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फाइट्स in all the courts, argues in favor of the government of India। उनके लिए वो केस लड़ेंगे। अगली बात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली एज वेल। वो अपने प्राइवेट केसेस भी लड़ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा केस वो नहीं लड़ेंगे जिसमें भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो एक पार्टी हो। इसीलिए आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल केसेस जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ पार्टी, उसमें अटॉर्नी जनरल कभी किसी भी पिटिशनर की ओर से फाइट नहीं करता है मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल केसेस में। व्हाई? बिकॉज वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस। नंबर 1 इज योर सिविल केसेस, नंबर 2 इज योर क्रिमिनल केसेस। इनकी ब्रॉड जो डिस्टिंक्शन होती है, क्रिमिनल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं विच आर कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल रेप इज एन ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी। वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, इसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी सोसाइटी में पड़ रहा है, सोशल रेगुलेशंस में भी पड़ रहा है। एंड हु इज द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द सोसाइटी? इट इज द स्टेट। इसीलिए हर एक क्रिमिनल केस में स्टेट एक पार्टी होता है। फॉर एग्जाम्पल रमन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, राइट। तो इस तरीके के आपके क्रिमिनल केसेस ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन सिविल केसेस आर पर्सनल केसेस, ठीक है। जैसे आपके शादी का मैटर हो गया, जैसे आपके ठीक है इनहेरिटेंस का मैटर हो गया, जमीनी मामला हो गया, ये है आपके सिविल ऑफेंसेस। इसमें ठीक है सोसाइटी इज नॉट ए पार्टी, दीज आर पर्सनल मैटर्स। क्रिमिनल ऑफेंसेस में सोसाइटी इज द पार्टी, वन ऑफ द पार्टी, एंड हु इज द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द सोसाइटी? स्टेट। इसीलिए स्टेट बाय डिफॉल्ट एक पार्टी बन जाता है इसमें। अब स्टेट अगर अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो डेफिनेटली उस किसी भी केस में, इस तरीके के क्रिमिनल केस में अटॉर्नी जनरल पार्टी नहीं बनेगा, ये उनका मैंडेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जिसमें राज्यसभा से मेंबर नहीं होते हैं। सो इसमें ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सिंपल जैसी ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है। जब पब्लिक अकाउंट्स ऑफ कमेटी, हमें मालूम है कि इसमें 15 प्लस 7 मेंबर होते हैं, ठीक है, 7 4 7 5 12, यस। तो 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। सेम आपका कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी होता है, इसमें भी आपके सेम मेंबरशिप है। लेकिन जो एस्टिमेट्स कमेटी है, दिस इज ओनली एंड ओनली फ्रॉम लोकसभा, समझ रहे हो? और यही एक ऐसी कमेटी है जिसे हम कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी भी कहते हैं। ये कॉन्टिन्यूसली एक तरीके से, ठीक है, इकोनॉमिक कमेटी के तौर पे हम इसे कंसिडर करते हैं। ये बजट वगैरह को एग्जामिन करती है आफ्टर पार्लियामेंट हैज वोटेड अपॉन द बजटरी रिकमेंडेशंस, नॉट बिफोर। जब पार्लियामेंट ने बजट अलाउ कर दिया उसके बाद ये बजट को एग्जामिन करता है। उससे पहले कौन एग्जामिन करता है? डीआरएसएस। बजट के पास होने से पहले जो आपकी बजट की जो डिमांड, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, वो किसके पास एग्जामिनेशन के लिए जाती है? स्टैंडिंग कमेटीज के पास। लेकिन जब बजट पास हो गया उसके बाद पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी के थ्रू उस बजट को एग्जामिन करता है, समझ रहे हो? अब एक बात यहां से और, कि आपका जो कैग है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैग है,
कैग अपनी 3 रिपोर्ट्स देता है, समझ रहे हो? नंबर 1 इज रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर 2 इज रिपोर्ट ऑन योर फाइनेंस अकाउंट एंड नंबर 3 रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। 3 रिपोर्ट ये देता है। जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये एक ऐसे रिपोर्ट होती है जो इस बात को देखती है कि पार्लियामेंट ने जो बजट सरकार को दिया, जो पैसा सरकार को दिया, जो एप्रोप्रिएट किया जा चुका है, वो सही से यूज हुआ या नहीं। फाइनेंस अकाउंट बस अकाउंट्स को देखती है, समझ रहे हो, कि पैसा कितना सरकार के पास आ रहा है, कितना जा रहा है, ठीक से आ रहा है या जा रहा है, कहीं बीच में करप्शन तो नहीं हुआ, ये उस चीज को देखती है, समझ रहे हो। और ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट है, ये आपके जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है नॉर्मली, ठीक है, कॉर्पोरेशन एटसेट्रा, उन चीज को, ठीक है, उसकी ये असेसमेंट करती है, अकाउंट्स की असेसमेंट। इनमें से 2 रिपोर्ट्स को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन करती है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट। लेकिन जो पब्लिक रिपोर्ट है, ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स करती है एग्जामिन, राइट। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट योर पार्लियामेंट्री कमिटीज, राइट। सो ये कुछ प्रिंसिपल चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि, ठीक है, लास्ट ईयर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे और इसी वजह से यूपीएससी ने हर एक एग्जाम में प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन पूछे थे। सीएससी में तो 2 क्वेश्चन प्रेसिडेंट पे थे, डायरेक्ट आए हुए थे, समझ रहे हो। सो इसमें अगेन बहुत ही ज्यादा इजी ये क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे एक अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सो सीधा ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखिए, the system of proportional representation system by means of single transferable vote is followed, डेफिनेटली सही है। दूसरा कि इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, इलेक्टेड मेंबर्स, देखो ऐसे वो ट्रैप में फैलाता है, क्योंकि है ना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट की है, हम सभी को पता है कि सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स ही इसका पार्ट होते हैं स्टेट से। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का पार्ट नहीं होता है, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ ये डालने की यूपीएससी को क्या जरूरत थी, समझ रहे हो। ये बस एक ट्रैप उन्होंने माइंड गेम खेल के रखी हुई है, भैया जब वो इलेक्टेड मेंबर पढ़ेगा, राइट, तो अ, तो हो सकता है कि वो, अब यहाँ पे डज नॉट भी लगा दिया कि आम आदमी तो ये सोचेगा कि नहीं यार, इलेक्टेड मेंबर का इतनी तौहीन कैसे कर सकते हैं आप, समझ रहे हो। तो वो ये एक ट्रैप है, लेकिन ये करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हाई? बिकॉज ओनली एंड ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ यही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नॉमिनेटेड मेंबर कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज वी आर ए रिपब्लिक, और रिपब्लिक होने की सबसे प्राइमरी शर्त है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होना चाहिए। अब when you are electing the head of the state, it has to be elected completely. We cannot be a partial republic, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर बीच में सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो इलेक्शन का एलिमेंट है, यू नो, वी कैन नॉट हैव ए प्रेसिडेंट विच इज 99% इलेक्टेड एंड 1% नॉमिनेटेड, समझ रहे हो। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होना चाहिए 100%। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट के जब इम्पीचमेंट होगा, तब उसमें नॉमिनेटेड मेंबर तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इलेक्शन में नहीं कर सकते, क्योंकि रिपब्लिक होने की शर्त है कि प्रेसिडेंट हैज टू बी एन इलेक्टेड पर्सन एंड 100% इलेक्टेड पर्सन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द पीपल, right? So this is the thing. And then the president is elected by the elected members of parliament and legislative assemblies of state and union territories. ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपकी गलत है कि यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सरासर झूठ बात है। हमें मालूम है कि आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है सिर्फ 3 बातें, कि प्रेसिडेंट हैज टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर 2, प्रेसिडेंट हैज टू बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। वो सारी क्वालिफिकेशन जो मेंबर ऑफ लोकसभा के पास होनी चाहिए वो इसके पास भी होनी चाहिए। एंड तीसरी यहाँ पे एज प्रेस्क्राइब की गई है कि प्रेसिडेंट की एज होनी चाहिए भैया आपकी 35 साल। सिर्फ ये 3 क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। साथ में एक एक्सप्लेनेशन भी है कि भैया कोई भी ऐसा मेंबर जो कि, ठीक है, जो 58 क्लॉज 2 है उसमें ये बात लिखी गई है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने वाला कोई भी बंदा वो एलिजिबल नहीं होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। बट फिर हमें ये बात मालूम है कि
यूनियन मिनिस्टर होना इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, समझ रहे हो, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कंसिडर किया जाता। एमपी होना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, समझ रहे हो, या फिर एमएलए होना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट ने ऑलरेडी एक अलग से एक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, एग्जेम्पशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, एक्ट, उसमें सेक्शन 3 में वो सारे ऑफिसेज दिए गए हैं जिसमें आपके ग्राम पंचायत का प्रधान होना भी है, समझ रहे हो, वो सारे मुकद्दम वगैरह ये सब चीजें मेंशन्ड है, वो सारी चीजें, वो सारे ऑफिसेज वहां मेंशन्ड है कि दीज ऑफिसेज शैल नॉट बी डीम्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर एनी पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो। सो दिस इज अबाउट द टुडेज रिसर्च प्रोग्राम। ज्यादा लंबी होगी वीडियो, 20 मिनट की होगी, सॉरी फॉर दैट। और जो लोग नए लर्नर है वो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ये सारे पीडीएफ वगैरह वहाँ शेयर होते हैं, डेली आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहा है। तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, एज ऑलवेज लव यू ऑल।